हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ब्लैक लेटर एकेडमी। तो जिस तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 और 2 किया था और जो भी बेसिक्स थे उसको समझा था, उसी तरीके से हम आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रिलिमिनरी कोई भी पार्ट्स चैप्टर के किसी भी पार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो अपने आप में ही एक अलग पार्ट है। तो इसी तरीके से हम आज चैप्टर 1 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि सेक्शन 3 से सेक्शन 9 के बीच में डिवाइडेड है। तो जैसे कि चैप्टर 1 सेक्शन 3 से सेक्शन 9 के बीच में डिवाइडेड है और इसका नाम है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि किस तरीके से एक प्रपोजल का कम्युनिकेशन होता है, उस प्रपोजल को किस तरीके से एक्सेप्ट करा जाता है और किस तरीके से अगर प्रपोजल को रिवोक करना है यानी कि रिजेक्ट करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सेक्शन 3 से सेक्शन 9 के बीच में है। और हमने याद किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि प्रपोजल की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। तो सेक्शन 3 जिस तरीके से कहता है कि हाउ, यानी कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर आपकी बैरेक्ट में बता रखा है कि बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल और विद द इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। यानी कि मेरा जो लास्ट एग्जाम्पल था जिसमें मैं अपने घर को रिनोवेट कराना चाहता था और मैं अपना प्रपोजल लेके जो रेनोवेशन ऑफिसर था यानी कि जो भी आर्किटेक्ट था, मैं उसके पास में गया और मैंने उन्हें अपना प्रपोजल कन्वे किया, अपनी विलिंगनेस कन्वे करी। तो यहाँ पर मैंने एक्ट किया, यहाँ पर मैंने उन्हें बोला, या तो मैं वर्ड्स के थ्रू उन्हें बोल दूँ, मैं लिख के उन्हें बोल सकता हूँ, या मैं कोई ऐसा कंडक्ट कर दूँ जिस तरीके से मेरा प्रपोजल उनकी तरफ कन्वे हो जाए। और जैसे कि उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं 10 लाख रुपए में आपका घर रेनोवेट कर दूंगा, तो इस तरीके से उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। तो वैसे ही यहाँ पर बता रखा है कि किसी भी एक्ट के थ्रू या ओमिशन के थ्रू हम प्रपोजल को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिवोक कर सकते हैं। अब उन्हें जैसे कि जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल दिया था इसके आगे ही, कि अगर मैं चाहता हूँ कि वो जो आर्किटेक्ट हैं वो अपना मेरे काम की क्वालिटी ख़राब ना करें, तो वहाँ पर वो कोई और दूसरा काम ना लें और मेरा जो काम है उसे पहली प्रायोरिटी दें। तो यहाँ पर मैं उन्हें ओमिट कर रहा हूँ किसी दूसरे काम को करने के लिए और कह रहा हूँ कि पहले प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए। तो यहाँ पर एक्ट और ओमिशन के थ्रू हम प्रपोजल को कम्युनिकेट, रिवोक और एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब जो सबसे पहले और सबसे समझने की बात है वो ये है कि कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमने बातचीत करी और हमारा प्रपोजल हो गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। या फिर कोई हम लोग राइटिंग के थ्रू में उन्हें लिख के एक चिट्ठी के अंदर या लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू में बोल देता हूँ कि ये ऐसा ऐसा करके फलाना मेरा ऑफर है और आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप भी मुझे वहाँ से रिप्लाई करिए। या फिर कोई कंडक्ट के थ्रू। अब कंडक्ट के थ्रू जैसे ये होता है कि मैं कोई कंडीशंस उनसे परफॉर्म करवाना चाहता हूँ और उन कंडीशंस को मैं ये मानूंगा कि उनका एक्सेप्टेंस हो गया, या मैं कोई ऐसी कंडीशंस को परफॉर्म करता हूँ जिससे कि ये माना जाएगा कि मैंने प्रपोजल को कन्वे किया और फिर वो किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे वो देखा जाएगा। तो कम्युनिकेशन वर्ड्स बाय ऑफ माउथ हो सकता है, राइटिंग हो सकता है और बाय कंडक्ट भी हो सकता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, जो कि हमारी बैरेक्ट में नहीं दे रखा पर ये समझने वाली बात है और हमें एग्जाम में लिखनी भी पड़ेगी, कि प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, यानी कि कोई ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। अगर मैं घर पे बैठा हूँ, किसी ने मुझे प्रपोजल किया और मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट तो करता हूँ पर मैं उसे रिप्लाई नहीं करता किसी भी तरीके से, और मैं उसके प्रपोजल का, मान लीजिए उसका प्रपोजल लेटर के थ्रू आता है मेरे पास में कि सर मेरे ये प्रपोजल है, आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे रिप्लाई करिए अपनी तरफ से, और मैं उसका प्रपोजल पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, हर जगह इसमें मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। पर मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस को कन्वे नहीं करके उसे देखता हूँ और अपनी ड्रॉअर के अंदर रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं किया, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं किया, मैंने अपना जो एक्सेप्टेंस था वो सामने वाली पार्टी को कन्वे नहीं किया। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे सामने वाले को पता चले कि हाँ जो प्रपोजल मैंने उस व्यक्ति को किया था वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो mere determination to accept unaccompanied by an external indication will not be sufficient, कि अगर मैं सिर्फ सोचता हूँ या फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और मैं सामने वाले को कन्वे नहीं करा, तो जो मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में जो बात चल रही है वो सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगी। हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति समझे कि जो प्रपोजल उसने मुझे भेजा था वो एक्सेप्ट हो गया। तो इसके लिए एक बहुत फेमस केस है, ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, 1877 का केस है। इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई एक्ट है जो बता रखा है कि इस तरीके से करना है और उसका जो प्रपोजल है
उसका एक्सेप्टेंस कुछ कंडीशंस पूरी करके होगा, तो वहां पर जो सामने वाली पार्टी है उसे ऐसी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा कि उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ है। अब यहां पर एक और चीज जो बात बता रखी है कि मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल जो होता है वो वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है और राइटिंग के थ्रू भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर वर्ड्स, माउथ के थ्रू हम कोई भी प्रपोजल नहीं करते, कोई राइटिंग के थ्रू, जैसे कि कोई बस चल रही होती है, हमारे हर शहर के अंदर सिटी बसेस की सर्विसेज होती है, तो वहां पर हम सिर्फ भाग के उन बसेस में चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम जाके पहले कंडक्टर या ड्राइवर को बोलेंगे कि सर मैं आपकी बस में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे ट्रेवल करना चाहता हूँ और आप इसके बदले जो भी प्राइस हो वो आप मुझे बताइए, मैं टिकट के लिए पे कर दूंगा। ये ऐसा होगा तो बहुत देरी हो जाएगी, बहुत केओस हो जाएगा बस के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम लोगों का ख़राब होने लगेगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ना झगड़े का फसाद बन जाएगा। तो इस तरीके से तो ऐसा होता नहीं है आम दुनिया के अंदर कि हम भाग रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, ड्राइवर को रोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया आप रुकिए, या अगर कंडक्टर अवेलेबल है तो हम उसको कह रहे हैं कि ये मेरा प्रपोजल है, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। कि और उनकी बस सर्विसेज मान लीजिए A to B चल रही है पर मुझे जाना C पे है, मैं किसी भी बस में चढ़ गया और वहाँ पर मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे तो C लेके जाइए आप, तो ये चीज़ गलत है। अब यहाँ पर क्या प्रपोजल है कि मैं, वो जो बस है वो जब रोड पे चल रही है तो वो एक प्रपोजल करती हुई चल रही है दुनिया को कि आप आइए बैठिए और हमारी सर्विसेज यूज़ करिए और आप हम उसके बदले में हमें पे कर दीजिए। तो मैं भाग के चढ़ा उस बस के अंदर, इसका मतलब कंडक्टर और ड्राइवर के लिए मेरा ये एक्सेप्टेंस है कि मैं आपका जो ऑफ़र है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं आपकी बस की सर्विसेज यूज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बस का एग्जाम्पल दिया, वेइंग मशीन पहले के कुछ साल पहले, आज तो मैं अभी देखता नहीं हूँ इंडियन रेलवेज के स्टेशन पे, कि पहले जब हम बच्चे थे हम कहीं भी ट्रेवल करते थे तो हर स्टेशन के ऊपर एक मशीन लगी होती थी जहाँ पे 1 रुपये का सिक्का हम डालते थे और उसके बाद में हम अपना वेट चेक करते थे। पर अब जितना जितना मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है तो सब लोगों ने अपनी अपनी मशीन्स घर पे खरीद ली है, पर तो इतना है नहीं कि कहीं पर भी रेलवे इतना खर्चा करके कोई मशीन लगाए। तो वैसे ही हम जब बचपन में जाते थे तो वहाँ पर हम 1 रुपये का कॉइन डालते थे और हम अपना वेट नाप लेते थे कि हमारा वेट क्या, और हम फिर बहुत खुश होते थे। तो इसके लिए जो रेलवे ने जो मशीन लगाई है वो मशीन एक तरीके का प्रपोजल है कि किस तरह आप आइए, आप 1 रुपये का सिक्का डालिए, पेमेंट डालिए और आप अपना जो आपको सर्विसेज लेनी है आप वो सर्विसेज लीजिए। इस तरीके से जो उनका ऑफर था हमें, हम उस ऑफर को 1 रुपये डाल के एक्सेप्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पर रेलवे का कोई मैनेजर या जो भी उनका जो भी उस जो भी अथॉरिटी थी वहाँ पे, वो आके पास में नहीं खड़ी होती थी कि बोलती थी कि सर ये प्रपोजल है आप एक्सेप्ट करना चाहते नहीं। उस मशीन का लगा होना उस ये दिखाता था कि ये एक ऑफर है, इसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए और जैसे ही आप डालेंगे तो आपका वेट नापा जाएगा और आपको वो जो ऐसे करके एक मतलब बॉक्स टाइप, कार्डबोर्ड टाइप में हमें लिखा होता था कितना वेट है। तो वो हमारा ऐसा होता था कि वो एक एक्सेप्टेंस था 1 रुपया डालना हमारी तरफ से उस प्रपोजल के लिए। अब सेक्शन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर सेक्शन 4 में एक बात है कि सेक्शन 4 सिर्फ लेटर्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसको इसी तरीके से देखिएगा कि ये सिर्फ लेटर्स के बारे में बात कर रहा है, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो लेटर्स के थ्रू होगी। आजकल हम कम्युनिकेशन टेलीफोन के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया पे हम देते रहते हैं, पर अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में ये बातें लिखी गई नहीं है। तो सेक्शन 4 को आप सिर्फ इस तरीके से समझना कि ये एक लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होगा और लेटर के थ्रू ही एक्सेप्टेंस होगा किसी भी ऑफर का। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 4 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कि किस तरीके से जो प्रपोजल है वो कम्युनिकेट होगा कि जो भी व्यक्ति है, जो प्रपोजर है, जो भी प्रपोजल देता है वो प्रपोजर होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर होता है। तो कैसे एक प्रपोजर एक प्रपोजल को प्रपोज करेगा और सामने वाले व्यक्ति को उसके प्रपोजल का कम्युनिकेशन होगा, ये बात सिर्फ सेक्शन 4 के पार्ट ए में बता रखी है। तो इसके अंदर हमें किस तरीके से प्रपोजल करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से या तो हम वर्ड्स के थ्रू कर दें, राइटिंग के थ्रू कर दें, या कोई ऐसा कंडक्ट कर दें पर सामने वाले व्यक्ति की नॉलेज में वो प्रपोजल आ जाए। जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल को वापस से कंटिन्यू करता हूँ कि मुझे अपने घर का रेनोवेशन कराना था 10 लाख रुपए में। तो मेरा जो प्रपोजल था वो मैंने आर्किटेक्ट को मुंह से बोला और मैंने बताया कि मेरे पास 10 लाख रुपए आप वो ले लीजिए और मेरा घर रेनोवेट कर दीजिए। तो ये जो प्रपोजल था ये सामने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनके दिमाग में आ गया, उनने सुना, उनकी नॉलेज में आ गया। तो यहाँ पर प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया। तो इसके लिए बहुत एक फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसके अंदर ये होता है कि डिफेंडेंट होता है, उनका बच्चा कहीं खो जाता है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट का जो सर्वेंट होता है वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए जाता है और उसके बाद में जब वो बच्चा वो जो होता है वो जो सर्वेंट वो प्लेंटिफ होता है इस केस के अंदर, क्योंकि वो बाद में सूट फाइल करेगा। तो यहाँ पर मैं उसे प्लेंटिफ ही बता रहा हूँ। तो प्लेंटिफ
इस केस के अंदर ढूंढने के लिए जाता है और वो ढूंढता रहता है, पर उसके बाद में डिफेंडेंट को ऐसा लगता है कि अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो क्या होगा, तो इसके लिए फिर उसका वो लोगों की बातों में आके एक ऑफर दे देता है कि मेरे बच्चे को जो भी ढूंढ के लाएगा मैं ये फलाना रकम उसे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वेंट था यानी कि हमारा प्लेंटिफ था वो तो ढूंढने चला गया, उसे इस ऑफर का कोई नॉलेज नहीं है कि मेरे बाद में मेरे मालिक ने यानी कि डिफेंडेंट ने एक ऑफर चला दिया है कि अगर मेरे बच्चे को कोई ढूंढ के लाएगा तो मैं उसे इतनी रकम दूंगा। तो यहाँ पर प्लेंटिफ को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, फिर भी खुशकिस्मती ये थी प्लेंटिफ की कि वो बच्चे को ढूंढ के ले आता है। अब यहाँ पर वो बच्चे को ढूंढ के लाता है, उसे बाद में पता चलता है कि जो मेरे मालिक ने कुछ ऐसा ऐसा ऑफर चला रखा है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि सर मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लाया हूँ, तो मैं इस रकम का हकदार हूँ, तो मुझे प्लीज़ ये रकम जो आपने बता रखी है मुझे दे दीजिए। पर यहाँ पर इस केस में हेल्ड ये हुआ था कि जो प्लेंटिफ था यानी कि हमारा सर्वेंट था, उसे कहीं भी किसी भी जगह से नॉलेज नहीं थी कि ऐसा ऑफर कहीं ना कहीं हुआ है। तो अगर आपको किसी भी ऑफर की नॉलेज नहीं है तो आप फिर कोर्ट में आके सूट फाइल करके ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर मैं इस ऑफर का हकदार हूँ या मैंने एक्सेप्ट किया था इस ऑफर को। नहीं, आपको किसी भी प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना चाहिए यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उस ऑफर के अंदर पार्टी बन सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था सेक्शन 4 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, पहला था कम्युनिकेशन किसी प्रपोजल की कैसे हो सकती है। अब दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, हम जिस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे उसकी कम्युनिकेशन किस तरह से होगी। तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की दो तरीके से होती है। एक तो जो प्रपोजर है जिसने प्रपोजल किया है उसके लिए भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की, सामने वाली पार्टी ने उसको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ से जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है उसकी तरफ से कम्युनिकेशन क्या होगी वो हम इस सेक्शन 4 के पार्ट 2 में समझेंगे। तो अगेंस्ट दी प्रपोजर, सबसे पहले मेरे बारे में जानते हैं। मैंने जो रेनोवेशन करने का सोचा था, तो यहाँ पर मैं अगर लेटर के थ्रू मैं लिखता हूँ कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरे घर पे रिनोवेशन कर दीजिए, ऐसा ऐसा मेरा प्रपोजल है मेरे आर्किटेक्ट को। तो यहाँ पर मेरे लिए वो प्रपोजल कब मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो जाएगी। और मान लीजिए सामने वाला जो एक्सेप्टर था उसने उसको एक्सेप्ट करके वहाँ से चिट्ठी पोस्ट इंडियन पोस्ट के ऑफिस से पोस्ट कर दी मेरे लिए कि जी सर, मैं उसमें चिट्ठी में ऐसा लिखा है कि हाँ सर मैं आपको ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ 10 लाख रुपए का और मैं इस तारीख को आ जाऊँगा और आपके घर में रिनोवेशन का काम स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होगी, तो अगेंस्ट दी प्रपोजर यानी कि मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, मैं कब उसके अंदर लाइबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर ये है कि व्हेन इट इज पुट इन दी ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, यानी कि जो एक्सेप्टर है यानी कि जो हमारा आर्किटेक्ट है, जैसे ही उसने अपने इंडियन पोस्ट के ऑफिस जाके चिट्ठी को लिखा और वहाँ पर जमा कराया और जैसे ही वो चिट्ठी वहाँ से निकल गई वैसे ही मैं वहाँ पे बंद जाऊँगा। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जैसे ही वहाँ पर आर्किटेक्ट ने उस चिट्ठी को इंडियन पोस्ट के ऑफिस में जमा किया। और अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, अब एक्सेप्टर यानी कि आर्किटेक्ट उससे कब बाइंड हो जाएगा, तो आर्किटेक्ट उससे जब बाइंड हो जाएगा जब नॉलेज ऑफ द प्रपोजर यानी कि जो चिट्ठी है वो मेरे पास में आ गई, मैंने उस चिट्ठी को पढ़ लिया और मैंने देखा कि ठीक है उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उस समय आर्किटेक्ट जो है वो उस चिट्ठी से उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो जाएगा। तब तक इस बीच में अगर चाहता है आर्किटेक्ट कि मैं अपने प्रपोजल को एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दूं, तो वो चाहता है तो वो इस समय प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। ये मैं पार्ट सी में बताऊंगा कि किस तरीके से रिवोकेशन होता है। तो यहाँ पर जो आप मोटी मोटी चीज़ समझने वाली बात यह है कि प्रपोजल मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब होगी कि जब वो व्यक्ति वहाँ से उस चिट्ठी को इंडियन पोस्ट के ऑफिस में दे देगा और वो वहाँ से निकल जाएगी मेरे एड्रेस पे आने के लिए, और एक्सेप्टर उससे बाइंड कब हो जाएगा यानी कि आर्किटेक्ट उससे बाइंड जब हो जाएगा जब वो चिट्ठी मेरी नॉलेज में आ जाएगी, मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है इलस्ट्रेशन के थ्रू कि बी एक्सेप्ट एस प्रपोजल बाय अ लेटर, कि ए ने एक प्रपोजल भेजा, बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब सेंड बाय अ पोस्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है अगेंस्ट ए, मेरे लिए कम्युनिकेशन जो होगी एक्सेप्टेंस की, उसकी एक्सेप्टेंस की, वो कब पूरी हो जाएगी, जैसे ही वो लेटर को पोस्ट कर देगा। और एज अगेंस्ट बी, और उस प्रपोजल उसके एक्सेप्टर के लिए कब हो जाएगी, जब व्हेन लेटर इज रिसीव बाय ए, यानी कि मेरे पास में जब वो लेटर आ जाएगा मैं उसे पढ़ लूँगा, वैसे ही अब एक्सेप्टर भी बाइंड हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। इसके लिए एक फेमस केस है हाउस होल्ड फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट। इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई प्रूफ है, या मान लीजिए आर्किटेक्ट ने जो लेटर भेजा था उसकी जो स्लिप थी, अगर उसका कोई प्रूफ है कि उसने लेटर को एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया पोस्ट के ऑफिस से उसने उस लेटर को पोस्ट कर दिया मेरे एड्रेस पे, तो यही एक प्रूफ हो गया। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो गया, जैसे ही वो वहाँ से उसने लेटर को पोस्ट किया, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता। तो ये अगर कोई जो हमको रसीद मिलती है, हम स्पीड पोस्ट करते हैं, हम रजिस्टर्ड एडी करते हैं इंडिया पोस्ट के ऑफिस से,
कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे इस व्यक्ति को ये ऑफर जो है ये लेटर मिलना चाहिए। और जब जो डाकिया होता है हमारे घर पे आता है, हम उसे साइन करते हैं कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड एडी आई है। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने यानी कि एक्सेप्टर ने इस लेटर को एक्सेप्ट किया और पोस्ट किया, वैसे ही मैं बाइंड हो जाऊंगा यहाँ पर। तो जैसे कि जो पार्ट सी है, मैंने बताया था सेक्शन 4 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट सी, तो पार्ट सी रिवोकेशन की बात कर रहा है कि किस तरीके से अब अगर मुझे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस ऑफर को रिवोक करना चाहता हूँ, पर मैंने एक्सेप्टेंस भी दे दी है, या अगर मैंने एक्सेप्टेंस नहीं दी और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया इस ऑफर से, तो हम दोनों ही प्रपोजर एक्सेप्टर हम दोनों ही रिवोक कर सकते हैं इस ऑफर को। अभी कैसे होता है ये मैं बताता हूँ कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पार्ट सी में बता रखा है सेक्शन 4 के, इसमें बता रखा है एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। यानी कि मान लीजिए मैंने जिसने प्रपोजल को प्रपोज किया था, मैं अगर चाहता हूं कि यार अब मुझे मेरा घर रिनोवेट नहीं कराना, 10 लाख रुपए हैं भले ही मेरे पास में, पर मुझे यहाँ खर्च नहीं करने, मैं बाद में कभी करा लूँगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक्सेप्टर को ये कह दूं कि भाई साहब मुझे नहीं कराना रेनोवेशन, तो मैं रिवोकेशन कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो रिवोकेशन कब माना जाएगा कि मेरी तरफ से भाई साहब सारी चीज़ें पूरी हो चुकी, मैंने रिवोक कर दिया इस ऑफर को। तो ये हो जाएगा जब मैं पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। यानी कि अगर मैं वो जो लेटर है मैं लेटर पोस्ट कर देता हूँ उस व्यक्ति को, सामने वाले को, कि भैया मैंने जैसे ही इंडियन पोस्ट के ऑफिस पे गया और मैंने लेटर पोस्ट किया, तो वैसे ही ये माना जाएगा कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दिया, ठीक है, या मैंने इस प्रपोजल को रिवोक कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना सही नहीं होगा, मैंने इस प्रपोजल को रिवोक कर दिया, ये बात यहाँ पर होगी जैसे ही मैं लेटर पोस्ट करूँगा। यही बात उसके लिए भी है, अगर उस व्यक्ति को प्रपोजल को रिवोक करना है तो वो भी अगर लेटर पोस्ट कर देगा तो उसके लिए भी ये जो प्रपोजल है ये रिवोक हो जाएगा। पर सेक्शन 5 जो है वो बताएगा कि कब तक हम रिवोक कर सकते हैं। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को जिसको भी रिवोक करना है, या तो इसको या इसको, ये दोनों जिस समय भी लेटर पोस्ट करेंगे उस समय से ही प्रपोजल रिवोक हो जाएगा, ठीक है। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, अब जिस व्यक्ति को प्रपोजल, यानी कि मैंने अगर मान लीजिए मैं प्रपोजर हूं और मैंने रिवोक किया है, तो आर्किटेक्ट के लिए रिवोकेशन कब होगा, जैसे ही उसकी नॉलेज में आ जाएगा, जैसे ही वो इस लेटर को खोल के पढ़ लेगा कि भाई साहब अच्छा ठीक है, सामने वाली पार्टी ने मेरा ऑफर जो है वो मेरा एक्सेप्टेंस जो है उसको रिवोक कर दिया है, तो ये वैसे ही वहाँ पर जिस व्यक्ति को हम रिवोकेशन दे रहे हैं उसके लिए तब हो जाएगा जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा वो रिवोकेशन। इसके लिए इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में दो अलग अलग बातें कही गई हैं कि इंग्लिश लॉ में कोई कंसेप्ट ही नहीं है रिवोकेशन का। आप प्रपोजल को प्रपोज कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर इंडियन लॉ में बता रखा है कि अगर किसी की इच्छा नहीं भी है तो वो रिवोक कर सकता है, ये परमिसिबल है इंडियन लॉ के अंदर, पर इंग्लिश लॉ में रिवोकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन की बात करी गई है। वैसे ही आज के ज़माने में जैसे हमारे पास में टेलीफोन है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जीमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रपोजल कम्युनिकेट कैसे होगा, और कम्युनिकेट होगा तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे होगी। तो बात सारी वही है कि एक्ट और ओमिशन से कम्युनिकेशन हो जाता है, जैसे कि सेक्शन 3 में बताया गया था, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है लेटर का कॉन्सेप्ट। लेटर के कॉन्सेप्ट में लेटर जैसे ही निकलता है पोस्ट के होके वहाँ से एक्सेप्टर के थ्रू प्रपोजर के लिए, वहीं पर वो बाइंडिंग हो जाता है। यहाँ पर बता रखा है कि एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट अंटिल द ऑफरर कम्स टू हैव नॉलेज ऑफ द फैक्ट। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे कोई ऑफर करना था मेरे आर्किटेक्ट को कि भाई साहब मैं 10 लाख रुपए, तो मैं फ़ोन करता हूँ, मुझे उनका नंबर कहीं से मिल जाता है, काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट थे, मैंने इंस्टाग्राम से उनकी पोस्ट देखी काफ़ी सारी, तो मुझे लगा कि ये काम तो अच्छा कर रहे हैं और ये है भी मेरे शहर के ही, तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि सर मैं फ़लाना बात कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पर घर है, मैं चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए में आप मेरा घर जो है वो रेनोवेट कर दीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने मेरा ऑफ़र सुना और अब उस चीज़ की एक्सेप्टेंस उन्होंने मुझे फ़ोन पे दे दी कि ठीक है सर मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस तारीख को आपके घर पे आ जाऊँगा और 10 लाख रुपए मेरे लिए इनफ है। तो जैसे ही जो एक्सेप्टेंस है मैंने सुनी फ़ोन पे, वैसे ही वो मेरे नॉलेज में आ गई और वैसे ही वो एक्सेप्टेंस हो गई। यहाँ पर वो बात नहीं है कि वहाँ से उनने फ़ोन पे बात सुनी और फ़ोन रख दिया, काट दिया या कुछ भी हुआ, तो यहाँ तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जैसे ही प्रपोजर यानी कि मेरे नॉलेज में वो बात आ जाएगी कि उनने एक्सेप्टेंस दे दी है, वैसे ही वो एक्सेप्टेंस और वो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर फेमस केस है, इंग्लिश केस है, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फास्ट ईस्ट कॉरपोरेशन। इसके अंदर प्लेंटिफ जो था वो लंदन से बिजनेस करता था और एम्स्टरडैम में वो किसी व्यक्ति को ऑफर करता है कि कहता है, मतलब यहाँ पे जो प्लेंटिफ था वो लंदन में बिजनेस करता था और एम्स्टरडैम के अंदर वो अपना ऑफर करता है, और जो
एक्सेप्टर होता है वो वहाँ से फ़ोन के थ्रू या कोई भी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के थ्रू उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और वहाँ से जो प्लेंटिव था उसको फ़ोन करता है और कहता है कि ठीक है मैं आपका जो है ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर प्लेंटिव के लिए वो ऑफ़र कब हुआ, एक्सेप्ट कब हुआ, जब वो लंदन में उसके पास में फ़ोन आया या जिस भी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन से उसके पास में वो एक्सेप्टेंस आई और उसने उसको नॉलेज में आई प्लेंटिव के, वहीं पर वो एक्सेप्टेंस हो गई उसके लिए। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि वो किस जगह केस फाइल कर सकता है, लंदन या एम्स्टर्डम। तो यहाँ पर वो लंदन के अंदर केस फाइल कर सकता है क्योंकि लंदन में उसने एक्सेप्टेंस सुनी थी, तो लंदन में उसके नॉलेज में आई थी कि ये एक्सेप्टेंस हो चुकी है मेरे प्रपोजल की। अब इंडिया के अंदर इसी को देखा देखी एक केस आया था, भगवान दास जी केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। ये अहमदाबाद का केस था और सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जैसे एंटोर्स के जो मैंने लास्ट केस बताया था एंटोर्स लिमिटेड के अंदर जैसी बातें हुई थी वैसी की वैसी बातें यहाँ भगवान दास जी केडिया के केस में भी हुई थी। इसके अंदर यही बताया था कि रूल लेड डाउन इन द एंटोर्स केस वाज अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज हर्ड बाय द ऑफरर, यानी कि मैं ऑन फोन। ठीक है, सेक्शन 4 जो है मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि डील्स ओनली विद द कम्युनिकेशन बाय पोस्ट ओनली, पर जो है आजकल एक्सेप्टेंस जो हो रही है वो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल एक्सेट्रा चीज़ों के थ्रू भी हो रही है। अब हमारा सेक्शन है सेक्शन 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में बात कर रहा है कि कब तक दोनों व्यक्ति रिवोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रपोजल कभी भी किसी भी समय रिवोक करा जा सकता है, पर अगेंस्ट द प्रपोजर और अगेंस्ट द एक्सेप्टर दोनों के लिए रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है। तो जो अगेंस्ट द प्रपोजल यानी कि मेरे लिए वो प्रपोजल, अगर मैं लेटर के थ्रू अपना प्रपोजल अपने आर्किटेक्ट को भेज रहा हूँ कि 10 लाख रुपए वाला जो भी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इतना एग्जाम्पल, उसके अंदर वो जो एक्सेप्टर को मैं लेटर पोस्ट करता हूँ और वो अपनी रजामंदी लिख के इंडिया पोस्ट के ऑफिस पे जाके वहाँ से उस लेटर को पोस्ट कर देता है। तो उसने जैसे ही लेटर पोस्ट किया, मैंने बताया था सेक्शन 4 में कि मेरे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अब बाइंडिंग हो गया, अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वहाँ से वो लेटर जैसे ही निकला मेरे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था, अब मैं बाइंडिंग हूँ। पर इस अंतराल में जब तक वो लेटर लिख रहा है, जब तक वो इंडिया पोस्ट के ऑफिस जा रहा है, या जब तक मान लीजिए सुबह एक्सेप्टेंस देने के लिए इंडिया पोस्ट के ऑफिस जाएगा, इस बीच में अगर मैं कभी कैसे भी किसी भी तरीके से फ़ोन से या कोई स्पीड पोस्ट के थ्रू मैं अगर उस व्यक्ति को कह देता हूँ कि सर ये जो एक्सेप्ट ऑफर है मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं है, आप इसको नल एंड वॉइड मानिए, मैं रिवोक कर रहा हूँ इस ऑफर को, तो यहाँ पर इस अंतराल के बीच में मैं अपने ऑफर को रिवोक कर सकता हूँ। अब यही बात उसके बिहाफ पे हम समझते हैं कि उसके लिए वो बाइंडिंग कब होगा, जब वो लेटर पोस्ट कर देगा और मेरी नॉलेज में आ जाएगा, उसी दिन से वो बाइंडिंग हो जाएगा। तो जैसे ही वो लेटर पोस्ट कर दिया उसने, तो वहाँ पर मैं तो बाइंड हो गया, पर अभी तक वो बाइंड नहीं है, वो कभी भी रिवोक कर सकता है। पर कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक मेरी नॉलेज में ना आ जाए। तो जैसे ही वो लेटर ट्रेवल करता हुआ आ रहा है मेरे शहर तक, तो वहाँ पर उस बीच में कभी भी वो कोई इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन से या स्पीड पोस्ट का ज़माना है, तो उस तरीके से अगर वो उस ऑफर को, उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर देता है आके किसी भी तरीके से, और मेरे नॉलेज में आने से पहले कि उसने एक्सेप्टेंस तो पहले ही दे दी थी, इस तरीके से अगर वो रिवोक कर देता है तो मेरे लिए, उसके लिए भी वो ऑफर रिवोक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत आसानी से समझा दिया रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या है। सेक्शन 6 जो है वो रिवोकेशन के बता रहा है कि रिवोकेशन होती किस किस तरीके से है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है सेक्शन 6। पहली चीज़ बता रहा है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, कि मैं जो ऑफरर है या फिर जो एक्सेप्टर है वो नोटिस दे दे, और टाइम पीरियड मैंने आपको बता रखा है सेक्शन 5 के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही, नॉट आफ्टरवर्ड्स, वो ऑफर को रिवोक करने के लिए नोटिस दे दे सामने वाली पार्टी को कि सर मैं ये जो आपका ऑफर है मैं इसको रिवोक करना चाहता हूँ। तो नोटिस देना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी की नॉलेज में तो लाना पड़ेगा। हम घर पे बैठे हमने एक्सेप्टेंस दे दी और हम आराम से सोच रहे हैं कि भाई मैं तो जब होगा मैं रिवोक कर दूंगा, अभी मेरा मन नहीं है। तो ये बात नहीं है, मुझे अपने टाइम पीरियड के अंदर सामने वाली पार्टी की नॉलेज में लाना पड़ेगा कि मैं आपका ऑफर रिवोक कर रहा हूँ। सेकंड जो हमारा है वो कहता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई रीजनेबल टाइम है कि सर मैं आपको जो ऑफर दे रहा हूँ मेरा घर रेनोवेट करने का, आप सुबह तक मुझे सोच के बता दीजिए कि आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और इस बीच में सुबह तक के समय के अंदर अगर मैं चाहता हूँ लैप्स ऑफ टाइम, और सुबह तक के ऑफर में मैं उसको कह देता हूँ कि सर अगर आप सुबह मेरा ऑफर का रिप्लाई नहीं करते तो मैं मानूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। और ये जो टाइम है ये टाइम बीत जाता है, ठीक है, ये टाइम बीत जाता है, तो मेरे लिए ये टाइम ऐसा माना जाएगा 12 बजे के बाद जैसे ही दोपहर लग जाती है तो मैं ये मानता हूँ कि उसने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए वो 2 बजे भाग के मेरे घर पे आता है और कहता है कि सर मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, मैं किसी भी कारणवश मैं लेट हो गया। तो नहीं, अब जब मैंने जो टाइम दिया था वो टाइम अगर लैप्स कर गया तो वहाँ पर वो मेरे लिए ऑफर रिजेक्ट माना गया।
पर यहाँ पे बता रखा है फॉर एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब। मान लीजिए अगर मैं सुबह तक का कोई भी टाइम उसे नहीं देता तो एक रीजनेबल टाइम उसको मानना पड़ेगा। ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहता है कि एक ऑफर मान लीजिए एक दिन तक आप वेट कर सकते हैं, 24 घंटे का किसी के लिए 48 घंटे, और अगर मैंने उसको कोई भी टाइम नहीं दिया, अगर वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद उठ के आता है मेरे घर पे कहता है कि सर मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं आपके लिए काम चालू करता हूँ, तो नहीं सर, मैं एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि भाई इतना टाइम पीरियड में कोई भी व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मेरा काम या मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो लैप्स ऑफ टाइम, तो रीजनेबल टाइम हमेशा हर केस के हिसाब से अलग रहता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहता है ये चीज़। तीसरा है बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर मैं कोई कंडीशन रखता हूँ कि आप ये काम करेंगे तो वो ऑफर मैं मानूंगा कि एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अगर वो कंडीशन सामने वाला व्यक्ति पूरी नहीं करता दोनों ही तरफ से, या तो प्रपोजर या एक्सेप्टर, तो वहाँ पर भी माना जाएगा कि अगर कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि जो ऑफर था उसको रिवोक कर दिया, वो रिजेक्ट हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। जैसे कि अगर कोई काम, मान लीजिए मैं कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करता हूँ, मैं एक ठेकेदार हूँ, मेरे पास में कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि सर मुझे अपना घर बनवाना है, तो मैं उसका ऑफर के लिए मैं उसे कंडीशन रखता हूँ कि सर पहले 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए, और जैसे ही आप मेरे अकाउंट में जमा कर देंगे, कंडीशन है, तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे सही से ऑफर किया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। पर वो 2 लाख रुपए जमा नहीं करता, 2-3 दिन बीत जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसने कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा नहीं किया और उसका जो ऑफर था वो स्टैंड्स रिजेक्टेड हो जाता है। या और चौथा जो है वो है, कहता है कि बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी कि मृत्यु या पागलपन किसका, प्रपोजर का। यानी कि अगर इस ऑफर के अंदर मैं प्रपोजर हूं तो मेरी मृत्यु और मेरी इंसेनिटी की वजह से भी प्रपोजल को रिजेक्ट माना जाएगा। पर इसके लिए एक कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं, कि जो एक्सेप्टर है उसके एक्सेप्टेंस से पहले ये चीज़ नॉलेज में आ जानी चाहिए। मान लीजिए जो ऑफर मैं सामने वाले आर्किटेक्ट को कर रहा हूँ और अचानक से फिर मैं पागल हो जाता हूँ, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट तो करने वाला ही था 10 लाख रुपए के, पर उससे पहले अगर उसे नॉलेज में आ जाता है कि जो मेरा प्रपोजर था, यानी कि मैं या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर इंसेनिटी से वो पागल, यानी कि वो पागल हो चुका है, तो इस तरीके से अगर उसकी नॉलेज में एक्सेप्टेंस से पहले आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। पर उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में उसे पता चला, तो फिर उसे अब वो बाइंडिंग है उसके लिए भी और मेरे लिए भी कि उसे काम करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 4 के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी। जो 5वीं चीज़ हमारी डायरेक्ट में नहीं दे रखी है वो है काउंटर ऑफर और रिजेक्शन। तो ये जो चीज़ है इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं काम कराना चाहता हूँ, मैंने एक ऑफ़र किया कि सर आप मेरा काम 900 रुपीज़ में कर दीजिए, ठीक है, ये मैंने एक ऑफ़र किया सामने वाली पार्टी को, और सामने वाली पार्टी ने कहा कि मैं आपका काम सर 1000 रुपये में ही करूँगा, मैं 950 रुपये में नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो ऑफ़र था वो माना ही नहीं जाएगा कि ऑफ़र कम्युनिकेट हुआ है और ऑफ़र का वहाँ से एक्सेप्टेंस आया, क्योंकि मैंने एक ऑफ़र किया, उसने एक ऑफ़र किया, दोनों आपस में काउंटर ऑफ़र हो गए। तो ये जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स, ये ऐसे ऑफ़र को बोलते हैं कि ये ऑफ़र वॉइड है और ये रिजेक्टेड माने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक कंसेप्ट है मिरर इमेज रूल का, ये हम इसके अगले सेक्शन में बताएंगे कि मिरर इमेज रूल होता क्या है, कि जिस तरीके से ऑफर किया गया है उसी तरीके से सेम टू सेम उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है और इसमें कोई भी चेंजेस या छेड़खानी नहीं करनी है। अगर ऐसी छेड़खानी कुछ भी करी जाती है सामने वाली पार्टी के थ्रू तो वो काउंटर ऑफर माना जाएगा और वो रिजेक्टेड माना जाएगा, वो रिवोक्ड माना जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये 5वां क्लॉज था, पर ये बैरेक्ट में नहीं दिया, हमारी बैरेक्ट में सिर्फ 4 क्लॉज दिए। अगर पूछ लिया जाता है सेक्शन 6 में रिवोकेशन कितनी तरीके से होता है तो आप 5वीं चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस की बात आती है, हमारा सेक्शन 7 है। तो एवरी ऑफर स्प्रिंग्स फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस में बी आइदर बाय द वर्ड और बाय द कंडक्ट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब एसेंशियल टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये आंसर में आएगा कि एसेंशियल टर्म्स क्या है एक्सेप्टेंस के, तब आपको लिखना है। पर अभी समझना ये है कि सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है कि एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ये क्लॉज 1 में है सेक्शन 7 के, डायरेक्ट है आपके पास में, और सेक्शन 7 क्लॉज 2 में बता रखा है कि रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। पर एसेंशियल टर्म्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 7 क्लॉज 1 इसमें बता रखा है कि एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कि जिस तरीके से मैं ऑफर कर रहा हूँ उसी तरीके से मुझे सेम टू सेम चीज़ों में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। 10 लाख की रिनोवेशन के लिए 10 लाख की बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं नहीं मैं तो 12 लाख में कर दूंगा। तो ये कहीं भी तरीके से चेंजेस और इसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और ये कहीं से भी क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। हर समय अनक्वालिफाइड जो ऑफर होगा, जब भी उसका एक्सेप्टेंस होगा वो अनक्वालिफाइड होगा, तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली मिलेगी, वरना नहीं होगा। इसी के अंदर आता है हमारा मिरर इमेज रूल। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मिरर इमेज रूल, तो आपको सेक्शन 7 क्लॉज 1 बताना है कि मिरर इमेज रूल का मतलब है कि जिस तरीके से मैं सामने वाले से मांग कर रहा हूं उसी तरीके से मुझे आंसर दे। तो एक्सेप्टेंस विद वेरिएशंस
कंडीशंस, रिजर्वेशन इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। इसका केस जो है हाइट वर्सेस रेंज का केस है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, पर इसमें इस बार फैक्ट्स के साथ में मेंशन करता हूँ कि ए जो है वो ऑफर करता है कि मेरा एक खेत है यानी कि फार्म है, मैं उसे $1000 में बेचना चाहता हूँ। बी कहता है कि नहीं सर, $1000 तो नहीं है, मैं $950 के अंदर आपसे ये खेत खरीद लूंगा। तो इसका मतलब ये ए जो है वो रिफ्यूज कर देता है बेचने से। अब बी क्या होता है, वो कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि सर मैं $1000 में खरीदने को भी तैयार हूं, या बेच रहे नहीं है मुझे $1000 में। तो कोर्ट उनको यही कहता है कि ये रिजेक्टेड प्रपोजल है, कि सामने वाले व्यक्ति ने जब आपसे $1000 मांगे थे तो आप उसको ये नहीं कह सकते थे कि मैं $950 दूंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यही कह दीजिए कि मेरे को $1000 में नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर ए के हित में फैसला दिया था कि, और ये बताया था कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यानी कि बी ने काउंटर प्रपोजल कर दिया था। सेक्शन 7 क्लॉज 2 कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, कि अगर एक्सेप्टेंस है तो जो चलती आ रही है सोसाइटी में यूजुअल मैनर जो या फिर रीजनेबल मैनर, वो उसी तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने अपने रिनोवेशन के कॉन्ट्रैक्ट में आर्किटेक्ट को कहा था कि आपका अगर एक्सेप्टेंस है तो 10 लाख रुपए के अंदर आप मुझे बोल दीजिए, या फिर अगर हम लेटर से आपस में बातचीत करें तो वो लेटर के थ्रू मुझे बोल देगा। पर मान लीजिए वो कबूतर के थ्रू मुझे चिट्ठी भिजवाता है उसके पैर पे बांध के, जैसे पहले होता था, तो ये यूजुअल और रीजनेबल मैनर नहीं है, कि आम जनता भी सोसाइटी में फॉलो नहीं कर रही, तो मैं इस ऑफर को मानूंगा कि इसकी एक्सेप्टेंस मुझे सही तरीके से नहीं मिली। और यूजुअल और रीजनेबल मैनर हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहता है कि किस तरीके से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। कई लोगों को ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि तो फिर किस तरीके से करनी है एक्सेप्टेंस। वही तरीका जो आम जनता फॉलो कर रही है, जो चलन में चल रहा है, कि सामने वाले को बोल के कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी, हम रजिस्ट्रार के पास गए, हमने रजिस्ट्री करा ली, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमको भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जो कि यूजुअल और रीजनेबल मैनर है। और रीजनेबल टाइम जो है वो सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा एक्सेप्टेंस करने के लिए। अब सेक्शन 6 के अंदर, जैसे कि मैंने जो बताया कि एक्सेप्टेंस के अंदर सेक्शन 7 क्लॉज 2 तक ही हमारा सेक्शन 7 है कि एक्सेप्टेंस ऑब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होगी। दूसरी चीज यूजुअल और रीजनेबल मैनर से होगी। वैसे ही सेक्शन 8 बताता है कि एक्सेप्टेंस ऐसे भी करी जा सकती है कि कुछ कंडीशंस में परफॉर्म कर दूं या फिर कोई कंसीडरेशंस में रिसीव कर लूं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इस लैंडमार्क केस के अंदर ऐसा हुआ था कि एक कंपनी थी, उसने कहा था कि हमने एक दवाई बनाई है, और अखबार में इश्तिहार देके वो कहती है कि इस दवाई को जो भी खाएगा उसे इन्फ्लुएंजा की शिकायत नहीं होगी, यानी कि फ्लू की शिकायत नहीं होगी। तो इसके लिए कंपनी ने अपने आप को जेन्युइन दिखाने के लिए यहाँ पर $1000 उनका जो बैंक अकाउंट था अलायंस बैंक के अंदर जमा कर दिया, और कहा कि जब भी कोई क्लेमेंट आएगा कि अगर उसको शिकायत हो गई इन्फ्लुएंजा की, तो हम वहाँ पर उसे $1000 के अंदर से जो भी उसकी कीमत की वैल्यू है कि $100 हम देंगे, हम उसे दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति था, उसने उस दवाई को खाया अखबार में पढ़ के, यानी कि उसने उस ऑफर की नॉलेज ले ली। ठीक है, यानी कि अब उसे पता है कि क्या ऑफर है इस कंपनी का। हाँ, और $100 के अंदर उसने दवाई खाई, और उसके बाद में वो उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो यहाँ पर वो कोर्ट में गया, उसने कहा कि सर मैंने दवाई खाई थी और मुझे इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो गया, तो मैं $100 क्लेम करना चाहता हूँ इस कंपनी से। तो यहाँ पर ये बताया था कि जो हमारा व्यक्ति था, जो भी विक्टिम था इस केस के अंदर, वो एंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए, कि किसी कंपनी ने कोई ऑफर के लिए कहा कि इसकी एक्सेप्टेंस आपके लिए हम जब मानेंगे जब आप जो कंडीशंस हमने लिखी है वो आप पूरी कर दो। तो इस केस के अंदर ये कंडीशन यही थी कि इन्फ्लुएंजा की दवाई खरीदो, हमारा अखबार पढ़ो, दवाई खरीदो, और अगर फिर भी आपको शिकायत हो जाए तो आप क्लेमेंट बन सकते हो, आप पैसे ले सकते हो। तो यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस उसने परफॉर्म कर ली। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस कंडीशंस के थ्रू भी कर सकते हैं और कंसिडरेशंस के थ्रू भी हो सकती है। सेक्शन 9 जो हमारा लास्ट सेक्शन है आज का, वो ये बात कहता है कि प्रॉमिस हमेशा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होनी चाहिए। बोल के, यानी कि या तो राइटिंग में लिख के, बोल के, या किसी भी तरीके से एक्सप्रेसली मैं बोल दूँ कि सर ये जो ऑफर है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यानी कि प्रोमिसेस एक्सप्रेस होनी चाहिए, और या फिर इम्प्लाइड होनी चाहिए कि मान लीजिए बस में भाग के चढ़ा, इसका मतलब यही है कि मैं उस बस में ट्रैवल करना चाहता हूँ, है ना। अब यहाँ पर कई बार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, और एक केस भी है। तो इस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति को एक घोड़ा खरीदना था, और वो जाता है एक अस्तबल के अंदर और पूछता है, वो देखता है कि उसके मतलब का घोड़ा कौन सा है। फिर वो बोलता है, जो सामने वाला पार्टी होती है जिसका वो घोड़ा होता है, कि सर ये जो घोड़ा है ये सही है, कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं किसी भी तरीके से मुझे बाद में परेशानी तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर
मैंने ऑफ़र किया कि सर ये जो घोड़ा है मैं $1000 के अंदर ख़रीदना चाहता हूँ, पर इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, किसी भी तरीके से बाद में मेरे घर ले जाते ही मर तो नहीं जाएगा, और इसके अंदर अगर जो सामने वाली पार्टी है वो चुप खड़ी रहती है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ना तो एक्सप्रेस हुआ, ये इम्प्लाइड हुआ, और बाद में अगर वो घोड़ा मर जाता है तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। पर इसको एक थोड़ा सा हम अलग सा वेरिएशन देते हैं और हम इस एग्जाम्पल को वापस से दोहराते हैं कि अगर मैं जाता हूँ उस घोड़े को $1000 में खरीदने के लिए, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर सर आप चुप रहेंगे, तो इसका मतलब ये मैं समझूंगा कि घोड़ा सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, ये मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्व करेगा, और उसके बाद में घर ले जाते ही अगर वो घोड़ा मर जाता है किसी बीमारी के कारणवश, तो यही माना जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। तो यहाँ पर मैंने उसे कहा था कि अगर आप साइलेंट रहेंगे तो मैं इसका मतलब मानूंगा कि मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस है कि इस घोड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर भी वो व्यक्ति चुप खड़ा रहता है, तो यहाँ पर मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। और एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस कुड बी सफिशिएंट हो सकते हैं इफ द ऑफर यू सजेस्टेड दैट देयर साइलेंस वुड बी सफिशिएंट, यानी कि मेरे लिए उसका चुप रहना ही एक्सेप्टेंस था सेकंड केस के अंदर, तो वहाँ पर वो भी एक्सेप्टेंस हो गई उसके लिए, अगर मैंने डिमांड करी कि आपका चुप रहना मेरे लिए एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सेक्शन 9 पे आ चुके हैं, और सेक्शन 9 हमने खत्म कर दिया, यानी कि चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमने लेक्चर 1 किया था और आज लेक्चर 2, मुझे लगता है कि दोनों ही लेक्चर्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, और इसी तरीके से आप हमारे लेक्चर्स में आगे ही बंधे रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।